पिछले 50 साल में हमने देखा है कि दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को बहुत जबरदस्त प्रगति उनके जीवन में हुई है। और अगर एक फैक्टर उसके लिए कोई मेरे से पूछे तो मैं ये कहूंगा उसके लिए जिम्मेवार भारतीय संविधान। मनुस्मृति एक ऐसा विधान है, एक ऐसा कानून है जिसमें ऊंच नीच है, हाँ। जिसमें सारे जो अधिकार हैं वो चंद मुट्ठी भर आदमियों के, लोगों के पास आ जाते हैं। जैसे सम्राट का जन्म हुआ और उसकी वजह से भारत की जो ख्याति थी और भारत की जो अच्छी बातें थी वो चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, पूरे विश्व में फैल गई। सही मायने में विश्व गुरु तब था भारत। पहले तो एक ऊंची जाति का अधिकार था कि भाई भगवान के बारे में बात करो तो वही। तो जैसे संत गोरा कुमार, संत नामदेव, संत तुकाराम, तुकडोजी महाराज, इस तरह के जब पैदा हुए तो इस क्षेत्र में, कम से कम भारत का जो महाराष्ट्र का क्षेत्र था, उसमें ऊंच नीच की व्यवस्था कमजोर पड़ी और समानता वाला समाज बनना शुरू हुआ। भारतीय संविधान में जो समाज में समानता का जन्म हुआ, उसकी वजह से सब लोगों को कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला। मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। हाँ। तो उनके विचारों पे नहीं चलते, मूर्ति बना के जरूर डालेंगे, बड़ी बना देंगे मूर्ति। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ देश के जाने माने विचारक, चिंतक और अभ्यासक डॉक्टर अनिल जैहिंद सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नागपुर में संविधान सम्मेलन आयोजित हो रहा है और जिसमें प्रमुखता से माननीय राहुल गांधी जी, जो नेता प्रतिपक्ष है देश के, वो यहाँ पर आएंगे और उसके आयोजन की जिम्मेदारी अनिल जैहिंद सर ने पूरे देश में इस तरह के संविधान सम्मेलन आयोजित किए हैं। तो नागपुर में भी ये हो रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि संविधान सम्मेलन, ये इनिशिएटिव जो आपने शुरू किया है देश भर में, अलग अलग जगहों पे हुए हैं, अब नागपुर में भी हो रहा है, तो क्यों ऐसा लगा कि संविधान सम्मेलन आयोजित करने चाहिए और इस माध्यम से जो है लोगों के पास जाके अपनी भूमिका रखनी चाहिए, जबकि ये विचार पहले से भी जाता रहा है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग सामाजिक न्याय के लिए पिछले 50 साल से काम कर रहे हैं और पिछले 50 साल में हमने देखा है कि दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को बहुत जबरदस्त प्रगति उनके जीवन में हुई है। और अगर एक फैक्टर उसके लिए कोई मेरे से पूछे तो मैं ये कहूंगा उसके लिए जिम्मेवार भारतीय संविधान। ओके। भारतीय संविधान की वजह से तरक्की हुई है। अब कुछ शक्तियां इस समय इस देश में हैं जो भारतीय संविधान को बदल देना चाहती हैं और वो ये नहीं कि अचानक पैदा हुई हैं, वो हमेशा से थी। जब से सृष्टि बनी है वो इस तरह की शक्तियां हमेशा रही है। अभी कुछ दिनों से एक बात चल रही है कि इस देश को एक धर्म से जोड़ करके राष्ट्र बना दिया जाए, हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें क्या होगा ये हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि इस समय हम ये कहें कि वो दूर की बात है, नहीं, दूर की बात नहीं है, कि जिसको कहते हैं रियल थ्रेट इस समय हमारे सामने है और हमें सोचना पड़ेगा। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें दलितों की क्या स्थिति होगी? अच्छा। जो कभी अस्पृश्य माने जाते थे, अछूत माने जाते थे, उसमें वो लोग जो हल चलाते थे, खेती करते थे, पशुपालक थे, जो कारीगर थे, दस्तकार थे, बर्तन बनाते थे, जिनको ओबीसी कहा जाता है ब्रॉडली आजकल, राइट, उनकी क्या स्थिति रहेगी? आदिवासियों की क्या स्थिति रहेगी? महिलाओं की क्या स्थिति रहेगी? ये हमें मालूम होना चाहिए। मोहन भागवत जी तो कहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र ही है। उनकी एक सभा में उन्होंने बात कही कि देश की नींव हिंदू राष्ट्र है। हाँ, देखिए, ऐसा है कि हिंदू एक अलग चीज है, लेकिन हिंदू का मतलब है जब हिंदू राष्ट्र बनने की बात आती है तो मनुस्मृति की बात आती है। और मनुस्मृति बहुत लोगों ने नाम सुना, लेकिन बहुत गहराई से सबने अध्ययन नहीं किया। Exactly. मनुस्मृति में बराबर का अधिकार सबको, नागरिकों को नहीं मिलता। मनुस्मृति एक ऐसा विधान है, एक ऐसा कानून है जिसमें ऊंच नीच है, हाँ। जिसमें सारे जो अधिकार हैं वो चंद मुट्ठी भर आदमियों के, लोगों के पास आ जाते हैं। सारा धन, सारी दौलत, सारी जमीन जायदाद, संपत्ति
ये इतिहास ने बताया है। मान सम्मान हाँ। चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आ जाता है। तो इस तरह का विधान, जो ऊंच नीच का विधान हो, जो Right. आदमी आदमी में फर्क करता हो, हम्म। हम लोग उसके खिलाफ हैं। हम लोग क्यों खिलाफ हैं? कि हमारे बुजुर्गों ने कई पीढ़ियों से उसमें को भुगता है, राइट। उस अपमान को झेला है, उस वंचना को, उस शोषण को, उस अत्याचार को, उस जुल्म के गुजरे। और हम नहीं चाहते कि इतने संघर्ष के बाद और इतनी कुर्बानियों के बाद जो अपने भारतीय संविधान को पाया है जी। ये चला जाए और हमारे आगे आने वाली 3 पीढ़ियों के बाद जो हमारे बच्चे हैं उनको उसी स्थिति से गुजरना पड़े जिसपे हमारे बुजुर्गों ने जिस स्थिति में जीवन जिया। तो इसलिए हम संविधान की जो महत्व है भारत के संविधान का वो बताना चाहते हैं। और अगर मैं ऐतिहासिक बात करूं, अगर आप मुझको 2 मिनट का समय जी दें, बिल्कुल सर। तो जो इतिहास मैंने पढ़ा है भारत का भी और विदेश का भी, पूरी दुनिया विश्व का, हमारे देश में जब जब ये ऊंच नीच की व्यवस्था कम हुई है, समानता की व्यवस्था बनी है, तब तक हमारा देश जो है वो समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, खुशहाल देश बना। मैं आपको उस कॉल की बात करता हूँ जब महात्मा बुद्ध का कॉल था। राइट। उसमें हमारे देश में हमारे नागरिकों को बहुत हद तक समानता का दर्जा मिला था और उस समानता की वजह से एक शक्ति का विस्फोट हुआ। हाँ। और सम्राट अशोक जैसे सम्राट का जन्म हुआ और उसकी वजह से भारत की जो ख्याति थी और भारत की जो अच्छी बातें थी वो चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, पूरे विश्व में फैल गई। सही मायने में विश्वगुरु तब था भारत। Yes. जब इस देश में समता थी अशोक जी के समय में, महात्मा बुद्ध के काल में। ठीक है। उसके बाद एक लंबा समय आया जिसमें मनुस्मृति और ये ऊंच नीच की व्यवस्था रही। जी हाँ। और देश कमजोर होता गया और फिर आपने देखा कि देश गुलाम रहा। इतना सदियों का इतिहास गुलामी का हमारे देश का इतना पूरी दुनिया में किसी देश का नहीं, क्योंकि उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा विषमता, ऊंच नीच की भावना हमारे देश में रही, तो उतना ही कमजोर हो गया देश। फिर मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ इस समय, मेरा सौभाग्य है। महाराष्ट्र में एक वारकरी भक्ति आंदोलन आया। वारकरी, हाँ, वारकरी। तो मैं थोड़ा, हाँ जी बिल्कुल, हाँ, नो इश्यू, तो उत्तर भारत से आता हूँ, माफ कीजिए। तो उसमें तमाम तरह के जो संत, हर जाति के, जो ऊंची जाति के भी नहीं माने जाते थे। पहले तो एक ऊंची जाति का अधिकार था कि भाई भगवान के बारे में बात करो तो वही कर सकते। तो जैसे संत गोरा कुम्हार, संत नामदेव, संत तुकाराम, तुकडोजी महाराज, इस तरह के जब पैदा हुए तो इस क्षेत्र में, कम से कम भारत का जो महाराष्ट्र का क्षेत्र था, उसमें ऊंच नीच की व्यवस्था कमजोर पड़ी और समानता वाला समाज बनना शुरू हुआ। उस समानता की ताकत ये थी कि शिवाजी महाराज जैसे एक शक्ति का उस विस्फोट होता है, जो मराठा पावर जिसको कहते हैं। राइट। तो वो शिवाजी महाराज छत्रपति वो इसलिए आए, पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि पहले समाज में हमारी समानता नहीं थी, इक्वलिटी नहीं। वो इसलिए आए कि पहले इक्वलिटी वाला समाज बना, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज आए और फिर ये इलाका जो था उस समय बहुत संपन्न, खुशहाल और समानता वाला। मैं उत्तर भारत से आता हूँ। हाँ। उत्तर भारत में बाबा नानक ने समानता का संदेश दिया, सब जाति के लोगों को एक साथ बिठा करके खाना खिलाया और कह रहे वंड खाओ, कोई भूखा नहीं रहेगा, बांट के खाओ सब आपस में जो भी आपके पास है। तो वंड खाओ में ये हुआ कि एकता की और समानता की भावना पैदा हुई। जी हाँ। और फिर आप देखिए महाराजा रंजीत सिंह पैदा होते हैं, एक सिख किंग, सम्राट। और भारत के इतिहास में पहली बार और एक ही बार ऐसा हुआ है कि किसी ने भारत से बाहर जाके काबुल में झंडा गाड़ा हो। वो एकमात्र राजा महाराजा रंजीत सिंह थे, उन्होंने तिब्बत में, कश्मीर में, काबुल में झंडा गाड़ा। तो वो समानता की जो हमारा समाज बना, उससे ये महाराजा रंजीत सिंह का जन्म होता है। अब सब कह रहे हैं कि भारत ने पिछले 70-80 साल में बहुत तरक्की की। हाँ। तो ये सबको जानने की जरूरत है, ये जो तरक्की की है, भारत की बात कर रहा हूँ, वो जो तरक्की, या हम एक बहुत विश्व शक्ति बन के उभरे हैं, एटॉमिक पावर बने हैं, खुशहाली भी धीरे धीरे बढ़ रही है, हम साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, उसका एकमात्र कारण अगर कोई मेरे से पूछे तो वो भारतीय संविधान है। ओके। जिसकी वजह से ये नहीं कि मेरा 90 इंच की छाती है या मेरी इतने इंच की छाती है उसकी वजह से देश ने तरक्की है। भारतीय संविधान में जो समाज में समानता का जन्म हुआ, उसकी वजह से सब लोगों को कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला। जी, तो आपने परसेप्शन दिया है कि देश में जब जब समानता रही है तब तब देश ने प्रगति की है, देश के लोग खुशहाल रहे हैं।
हर आदमी, हर व्यक्ति। मनुस्मृति में भी खुशहाल रहते हैं, लेकिन 10% लोग। अच्छा, हाँ, वो तो हम शोषण। 100% की खुशहाली की बात करते हैं। हाँ, तो ये संविधान सम्मेलन के माध्यम से आप इस मैसेज को फिर से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इस इतिहास को। जी 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 जी, इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि इस समय जो थ्रेट इज रियल। पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस था हाँ, कि भाई हम 400 सीटें पार कर देंगे और फिर भारतीय संविधान को बदल देंगे। हाँ, मैं इससे भी पीछे जाता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान, अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, चलिए, 31 मार्च 1931 को कांग्रेस ने एक अधिवेशन किया कराची में। कांग्रेस उस समय देश की आजादी के लिए लड़ रही थी, और जो लोग लड़ने वाले थे वो सत्य की ताकतों को प्रतिनिधित्व करते थे। उनका वो अच्छे विचारों के लोग थे, वो चाहते थे कि मानवता वाले लोग थे, वो समानता वाले लोग। 31 मार्च 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ, उसमें एक प्रस्ताव पास होता है कि जब भी देश आजाद होगा, हम देश में सभी नागरिकों को समान मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, सिविल राइट्स देंगे और लोकतंत्र स्थापित करेंगे। सभी को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कोई ऊंच नीच, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको वोट का अधिकार मिलेगा, लोकतंत्र स्थापित होगा। अच्छा, अब देश आजाद हो जाता है। देश आजाद होता है तो 1947 15 अगस्त को तो बड़े जो कांग्रेस के नेता थे और विचारक थे, चिंतक थे, जिनको दिल में दर्द था एक एक नागरिक का, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, बाबू जगजीवन राम, तो कहते हैं कि हमने प्रस्ताव पास किया था कि देश जब आजाद होगा तो ऐसा संविधान बनाएंगे। तो भाई किस व्यक्ति को इसकी जिम्मे, क्योंकि ये तो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, तो किस व्यक्ति को ये इस तरह सेंसिटिव काम सौंपा जाए कि वास्तव में जो हमारे सपने थे स्वतंत्रता सेनानियों के, वो साकार हो, ऐसा संविधान बने। तो सब सोच विचार करके फैसला करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वही एक व्यक्ति हैं जो इस सपने को साकार कर सकते हैं, तो उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाए। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कांग्रेस में तो थे नहीं, वो तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, राइट। लेकिन उनकी काबिलियत को देख के और इस तरह का संविधान बने, इसके लिए बाबा साहब को ये जिम्मेवारी सौंपी गई और उन्होंने बखूबी उसको लागू किया। मैं एक सेकंड और जोड़ रहा हूँ बात को। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने प्रारूप तैयार करके सौंप दिया। हाँ। लागू बाद में हुआ 3 महीने बाद, 2 महीने बाद। तो जैसे ही उसका पब्लिकली पता लगा, तो इस देश में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसका एक मुख्य पत्र है ऑर्गेनाइजर। हाँ। 4 दिन के बाद 26 नवंबर का 30 नवंबर का एडिटोरियल उसमें निकलता है ऑर्गेनाइजर में, हाँ, कि भाई इसमें मनुस्मृति का तो जिक्र ही नहीं है। अच्छा, ये कैसा भारतीय संविधान है जिसमें मनुस्मृति नहीं है? इस तरह की बातें उसमें कही गई। जी हाँ, तब भी कही गई। अब 400 जो पिछले लोकसभा चुनाव में भी कहा गया कि 400 सीटें आएंगी, बदलेंगे। हाँ। अभी मैं महाराष्ट्र में पिछले दिनों स्कूल सिलेबस बनने की बात आई, हाँ, तो उसमें भी आया कि भाई मनुस्मृति स्कूलों में पढ़ाई जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय में एलएलबी के कोर्स में भी बात आई कि मनुस्मृति डाली जाए, लेकिन वो विरोध के बाद जो प्रगतिशील ताकतें हैं, वो जब तक सजे गए हैं, ताकतवर हैं, वो विरोध करते हैं। लेकिन फिर भी थ्रेट इज देयर, राइट। तो आपको ये लगता है कि थ्रेट जो है संविधान के ऊपर काफी बड़ा थ्रेट है और वर्तमान की सत्ता जो है वो संविधान के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों प्राइम मिनिस्टर से लेकर सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम संविधान के विरोधी नहीं है, ये गलत दुष्प्रचार हमारे बारे में किया जा रहा है। इवन बीजेपी के कुछ लोगों ने भी संविधान की यात्रा भी शुरू की थी। तो कहीं ना कहीं आपके परसेप्शन को वो एक काउंटर नैरेटिव सेट कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि एक मेरे को अचानक एक शेर याद आ गया। वो शेर ये है कि उसकी बातों में न जा, उसकी बातों में फरेब है। ओके। उसके पैरों को देख किधर जाते हैं। अच्छा। तो हमें बातों में नहीं जाना, एक्शंस देखने। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो भाई जो लोग भी संविधान के विरोध में बातें कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं आजकल। हाँ। तो माइनॉरिटीज के खिलाफ संविधान के विरोध में बातें कर रहे हैं जी, कोई दलितों के खिलाफ बोल रहा है। इस देश में आपने देखा, मेरे को बड़ा शर्म आती है कहते हुए कि एक मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के सर के ऊपर
मतलब हाँ। क्या कहूँ मैं बता ही नहीं जाता, पता है, हाँ, जी, वर्णन हाँ। भी नहीं कर सकता मैं। हाँ, तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसको उनका क्या वो है। देखिए, संविधान को जाना, उसको जाकर के नमन मातृका करना, याद करना, वो एक अलग बात है, हम्म, ठीक है। लेकिन उसको कार्यान्वित करना, क्या अभी तक किसी ने भी ये कहा है कि मनुस्मृति गलत है? मैं उन संगठनों की बात कर रहा हूँ कि मनुस्मृति मानव विरोधी है, क्या कुछ स्टेटमेंट ऐसी आई? आज तक नहीं आई, ठीक है। तो जैसे वो तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी वो बहुत दिखाते हैं कि हम उनके बहुत बड़े फॉलोअर्स है, हाँ। लेकिन वो कहा जाता है ना कि मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। हाँ, तो उनके विचारों पे नहीं चलते, विचारों पे मूर्ति बना ताला के, जरूर डालेंगे, बड़ी बना देंगे मूर्ति। यस, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला, मतलब विचारों को आगे नहीं लाएंगे, मूर्ति में आपको उलझा के रखेंगे। मेरा एक सवाल यह है कि संविधान की बात तो आपने की, लोगों को थ्रेट भी बताया कि किस तरह का है, लेकिन अगर आप जिन लोगों के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो संविधान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं कि इसे अगर कार्यान्वित पूरी तरह से किया जाए तो देश की तस्वीर कैसे बदलेगी? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, और लोग मेरे को जानते हैं कि मेरा कांग्रेस से, मैं आज भी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, हाँ। और पहले भी मैं कभी कांग्रेस से कभी जुड़ा नहीं ऐसे। लेकिन पिछले 2-3 साल से राहुल गांधी एक, जिसको कहते हैं बबर शेर की तरह, संविधान के पक्ष में, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, जाति जनगणना के लिए, आरक्षण की 50% की जो सीमा है उसको तोड़ करके उसको बढ़ाने के लिए, जी हाँ, वो जिस तरह से बोल रहे हैं, बहुत लोग हैं आप जैसे और बहुत हमारे जैसे लोग हैं जो संविधान के समर्थन में बोल रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा नेता, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का और इस तरह की सामाजिक न्याय की बात मैंने पिछले कुछ वर्षों में नहीं देखा। समय समय पे अलग अलग, एक समय था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस चीज के लिए लड़ते थे, आज अगर आप देखेंगे सामाजिक न्याय के लिए कोई अगर शख्स लड़ रहा है, तो आज उस लड़ाई में जो सबसे बड़ी शख्सियत लड़ रही है सामाजिक न्याय के लिए, संविधान की बातों के लिए, तो वो हमारे, जिनको न्याय योद्धा का सब लोग कहते हैं, न्याय योद्धा राहुल गांधी, वो लड़ रहे हैं। तो इसलिए हमने, आपको क्या है कि उनको चाहने वाले भी बहुत बढ़ गए हैं। 2-4 साल तक, पहले तक तो मैं भी उनका कोई चाहने वाला नहीं था। अच्छा, मैं ये इतना ही कहूंगा, लेकिन मैं भी आज उनका चाहने वाला हूँ। और हम कोई कार्यक्रम रखते हैं और ये पता लगता है लोगों को कि राहुल गांधी जी न्याय योद्धा आएंगे उसमें, तो और ज्यादा सुनने में आते हैं लोग। हाँ। और हमारे जो कार्यक्रम होते हैं वो आम लोगों के इसमें हम नहीं इन्वॉल्व करते, जो संगठन ऑलरेडी सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहे हैं, राइट, जो संगठित रूप से काम कर रहे हैं, हम उन्हीं लोगों को उसमें बुलाते हैं। जनरल प्रोग्राम नहीं है वो, जनरल मासेस का नहीं है ये, हाँ। पब्लिक रैली नहीं होती, राइट, एक्टिविस्ट लोगों के लिए होता है, सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट, राइट, वही पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और वो सब सुनना चाहते हैं राहुल जी को। तो ये आपने कहा कि काफ़ी लोग जो थे वो नहीं चाहते थे, या फिर पिछले 2-3 सालों से ये जो सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है वो बड़े ज़ोर शोर से राहुल गांधी जी ने उठाया, इसलिए आप उन्हें इनवाइट करते, उन्हीं के माध्यम से ये प्रोग्राम्स होते हैं। अब किस तरह का आगे का प्लानिंग है, मतलब नागपुर के बाद में कहाँ कहाँ होने वाले हैं, और जब 75 साल संविधान को होने वाले हैं अगले साल, तो किस तरह का आपने कोई नियोजन बनाया है उसके लिए? देखिए, हम बहुत कार्यक्रम, छोटी छोटी वर्कशॉप्स, टॉक्स, छोटे छोटे कार्यक्रम तो हम करते ही रहते हैं। लेकिन राहुल जी आ जाते हैं तो कार्यक्रम बड़ा हो जाता है, हाँ। और उसको थोड़ा ग्रेशियस होता है, हाँ, इम्पोर्टेंस मिल जाता है, हाँ। और अब है क्या कि राहुल गांधी सिर्फ, हम ये कहें कि सिर्फ हमारे हैं, वो बात भी नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, और कांग्रेस पार्टी ही उनको बहुत, जिसको कहते हैं, उनका समय लेती रहती है, उनको अपनी पार्टी में भी समय देना ही पड़ता है, ठीक है ना, वो जायज भी है, हम क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी पार्टी को समय देंगे। लेकिन जब जब भी उनको थोड़ा भी समय मिलता है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, वो हमें समय देते हैं। अच्छा, इतने मतलब बिजी। अब आप देखें ना, इलेक्शन चल रहे हैं, सारी चीजें, बॉम्बे में भी रैली है, लेकिन फिर भी वो नागपुर में आ रहे हैं, हमें समय दे रहे हैं, तो ये उनका बड़ापन है, और ये शो करता है उनकी जो कमिटमेंट है, वो रियलिटी है। हमारे कार्यक्रम हुआ इलाहाबाद में इससे पहले, और क्योंकि पार्टी सिस्टम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई कोई इस तरह की बात बोलते हैं तो उसके पॉलिटिकल नफा नुकसान, हाँ, वो भी
वो भी देखना होता है एग्जैक्टली। तो हो सकता है पार्टी में उनको कुछ कहते भी उन लोग कि भी आप क्या करें, इससे पार्टी को लाभ होगा, हानि होगी, क्या होगा। लेकिन इलाहाबाद में उन्होंने खुली स्टेटमेंट कर दी कि ये जो बात सामाजिक न्याय की है और ये मेरी निजी कमिटमेंट है, इसके लिए मुझे राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़े, मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। ओके। क्योंकि ये एक सच्चाई की लड़ाई है। हाँ, ये सच्चाई लड़ाई ठीक है। और इसके लिए मैं हमेशा लड़ता रहूंगा, चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। ये राहुल जी ने उस दिन बात कही और सबके रोंगटे खड़े हो गए जब राहुल जी ने इस बात को कहा। तो ये एक बड़ी बात है हमारे लिए, तो खास तौर पे, क्योंकि हमारा तो सपना है कि जो बाबा साहब ने संविधान बनाया वो लागू हो और हमारा देश खुशहाल बने। एक एक नागरिक, एक उन्होंने और अच्छी बात कही, अगर मेरे को तो आप समझ दें, क्योंकि बात करते करते बात याद आती है। मैं अक्सर एक बात को कहता हूँ कि मान लीजिए एक आम का बाग है, उसमें 100 वृक्ष लगे हुए हैं। उस 100 वृक्ष में से 10 वृक्ष को खाद मिल रही है, पानी मिल रही है, धूप भी मिल रही है। 90 वृक्ष को ना पानी मिल रहा है, ना खाद मिल रही है, ना धूप मिल रही है। तो उस बाग में आम की प्रोडक्शन क्या होगी? अब मान लीजिए X होगी। अब एक बाग की आप कल्पना कीजिए जिसमें 100 के 100 वृक्षों को पानी मिल रहा है। जी हाँ। 100 के 100 वृक्षों को धूप भी मिल रही है। ठीक है। तो वो जो बाग होगा, खाद भी मिल रही है, तो वो बाग का आम का प्रोडक्शन क्या होगा? ऐसे देश समझ लीजिए। यस, देश के 90% लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, अभी भी पूरा नहीं मिल रहा। आदर्श स्थिति नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अभी भी उसके ऊपर वो हो रहा है। तो ये देश संपन्न कब बनेगा, खुशहाल कब बनेगा, शक्तिशाली कब बनेगा, समृद्ध कब बनेगा? जब सबको आगे बढ़ने का बराबर, सोशल मोबिलिटी जिसको आप कहते हैं। यस यस। सोशल मोबिलिटी, एक हमारी बेटी पैदा होती है मान लीजिए बिहार के किसी दूर दराज जिले में, किसी मजदूर के घर में, जो किसी के खेत में मजदूरी करता है, दलित है, उसे बहुत टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि बहुत बढ़िया न्यूरो सर्जन बन सकती है, वो पायलट बन सकती है, लेकिन क्या वो बनेगी? वो टैलेंट हमारे देश का वेस्ट जा रहा है। यस, एग्जैक्टली, यू आर राइट। ठीक है, और देश पीछे जा रहा है। तो हम चाहते हैं ऐसी स्थिति हो कि हर वो व्यक्ति जो मेहनती है, जिसमें कुछ क्षमता है, वो क्षमता का लाभ, उसकी मेहनत का लाभ देश को मिले। वो तब मिलेगा जब उसको उसके पोटेंशियल तक हम पहुंचने का पूरा मौका देंगे, सोशल मोबिलिटी होगी। राइट। तो जो भारतीय संविधान है वो उससे सोशल मोबिलिटी हमारे देश की, अगर मैं देखूं, मेरा दादा तो गाय भैंस पालता था, दिन भर गोबर में लथपथ रहता था, मैं डॉक्टर बन गया। भारतीय संविधान का चमत्कार है। तो सोच सकता था, 100 पीढ़ी से नहीं हुआ था वो चमत्कार। हाँ, ये बस 100 पीढ़ी से, हर पीढ़ी दर पीढ़ी सब गाय भैंस के गोबर में लथपथ थे। लेकिन ये क्यों हुआ कि अब मैं डॉक्टर बन गया? तो ये संविधान का चमत्कार है। तो ये स्थिति है, हम इस स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। इसी से देश शक्तिशाली होगा, संपन्न होगा, समृद्ध होगा, खुशहाल होगा। हम चाहते हैं देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सब खुश हो, सब संपन्न हो। जी, यही बाबा साहब का सपना। तो यही सपना है कि देश के सभी नागरिक संपन्न हो, खुशहाल हो और समानता देश में स्थापित हो, और जो शक्तियां इस समानता को रोकने के लिए काम कर रही है, उसे विफल करने का काम भी डॉक्टर अनिल जैन साहब और उनकी समूची टीम कर रही है। डॉक्टर साहब, आप हमारे बीच में आए और हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़्यादा जाते हमारे दर्शकों के लिए आप एक संदेश दीजिए। देखिए, ऐसा है कि मैं तो आवाज़ इंडिया का भी, देखिए हम अपने स्थिति पे काम कर रहे हैं, जो हमारी भूमिका है, और आवाज़ इंडिया अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। इन बातों को आप तक लेके जाते हैं, और मेरे को मालूम है कि जो आवाज़ इंडिया के जो दर्शक हैं, जो इसको सुनते हैं, देखते हैं, वो बहुत जागरूक नागरिक हैं, और वो बात सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहती, इन बातों को वो अपने समाज में आगे भी फैलाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपके साथ बैठ करके अपने विचारों को व्यक्त करने का आपने पूरा मौका दिया। धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद।